पंकज जी, क्या ये विपक्षी एकता का बड़ा सूत्र होगा? 100% होगा, बिल्कुल 100% होगा, क्योंकि देखिए विपक्षी एकता का मतलब सीट एडजस्टमेंट मात्र नहीं होता है या 4 नेता एक मंच पे आ जाए, ये नहीं होता है। कोई भी विपक्षी एकता, खासतौर पर भारत जिस एक बड़े संकटपूर्ण दौर से गुजर रहा है, जब हमारा लोकतंत्र ही संकट में पड़ा हुआ है, तो कोई भी विपक्षी एकता एक बड़े सपने के साथ जुड़कर ही संभव है, तभी उसका कोई सार्थक अर्थ निकलेगा। और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इतना नहीं कहा है कि वो जाति जनगणना कराए और 50% जो आरक्षण के कैप है उसको खत्म करे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण दो, क्योंकि जिस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र को इस सरकार ने बेचा है कि आरक्षण की पूरी अवधारणा ही बेमानी हो गई है, यानी लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का जो पूरा मसला था विभिन्न क्षेत्रों में, वो निरर्थक हो गया है, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में बचेगा ही नहीं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी, और अभी नहीं कहा, देखिए मैं फिर आपसे कहूं, जो उदयपुर का चिंतन शिविर हुआ था तब भी ये बात आ गई थी कि हमें निजी क्षेत्र में आरक्षण देना होगा, क्योंकि हर चीज अगर निजी क्षेत्र में जाएगी, और आप देख लीजिए आज अमेरिका में क्या है, अमेरिका में कोई भी कंपनी है वो ब्लैक्स को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को उन्हें बताना होता है आपने कितना रिप्रेजेंटेशन दिया, तभी वहां एक ऐसा समाज बन रहा है कि जो 200 साल पहले, 150 साल पहले गुलाम बनकर घूमते थे, जिनके खिलाफ नफरत ही नफरत थी, आज वो देश की हॉलीवुड की फिल्मों के स्टार हैं। आज वहां पे बड़े पैमाने पर ब्लैक्स और व्हाइट की शादियां हो रही है, एक नए किस्म का समाज बन रहा है। तो कांग्रेस पार्टी में, चूंकि मैं आप इतिहास को लेकर टोक रहे हैं, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि भारत को एक राष्ट्र बनाने की दिशा में, जैसे सोनिया गांधी ने अभी डॉक्टर अंबेडकर की उस बात को याद दिलाया टेलीग्राफ वाले अपने आर्टिकल में, कि कास्ट सिस्टम कैसे भारत को तोड़ता है, और असली जो एंटी नेशनल है वो दरअसल यही है। और डॉक्टर अंबेडकर का जो भाषण है वो उसको जरूर याद करना चाहिए। ठीक है पंकज जी, मतलब आपके कहने का मतलब ये कि सामाजिक और आर्थिक के लिए एक बड़ा गोंद साबित हो सकता है। फैजल साहब, आप इंटरव्यू करना चाहते हैं, प्लीज जल्दी से करें, संक्षेप में। फैजल साहब, नहीं देखिए, जो बात ये कह रहे हैं कि ये इसलिए भी जरूरी था कि जो अभी पंकज जी कह रहे थे कि आरक्षण जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं या रेलवेज हैं, उनको इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। आरक्षण विरोधी क्योंकि इनकी मानसिकता है सरकार की, तो आरक्षण को पूरे तौर पे समाप्त ना करके इन्होंने बैक डोर से उसको धीरे धीरे डाइल्यूट कर दिया, चाहे वो लेटरल एंट्री के जरिए यूपीएससी को साइडलाइन करके एकदम डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरीज का अपॉइंटमेंट हो, ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट हो, या रेलवे के उनका निजीकरण हो, ये सारी चीजें कर रहे थे। तो आज जो राहुल गांधी ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होगा, न्यायपालिका में भी रिजर्वेशन होगा, ये बहुत पुरानी लड़ाई है। और एक बात बिल्कुल तय है कि कांग्रेस कभी इसके विरोध में नहीं थी, लेकिन बहुत खुलकर के सामने नहीं आ रही थी। लेकिन आज सामाजिक राजनीतिक विवशता है सारे दलों को कि अगर काउंटर करना है भारतीय जनता पार्टी को और ये लड़ाई लड़नी है 2024 को, तो इन मुद्दों पर एक मत हो। और ये बात तय है कि सिर्फ सीटों का एडजस्टमेंट नहीं हुआ, इस बार सारी चीजों को बैठ करके तय किया गया है। और उसमें एक बहुत अहम मुद्दा था जातीय गणना, और ये इस पर सारी पार्टियां जो महागठबंधन की हैं वो एक मत। बिल्कुल। आशुतोष जी, आप इसको कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या ये वाकई में एक बहुत बड़ी गोंद है जो सबको साथ लेकर और बहुत मजबूती के साथ बीजेपी का सामना करने के लिए तैयार कर सकती है? नहीं, यकीनन देखिए आशुतोष जी, अगर बड़ी लड़ाई लड़नी है तो कुछ चीजों के लिए आपको साथ में आना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने 2022 में एक और साथ में कही थी, जाति जनगणना के साथ पे बार बार उसके ऊपर आरोप लगता था कि प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ समाजवादी पार्टी है। तो आरक्षण बचाओ समिति के कई नेता उनसे मिले भी, और कई राउंड की बातचीत के बाद अखिलेश जी ने यह भी बोला कि जो प्रमोशन में आरक्षण है उसमें एससी के साथ में हम ओबीसी को भी आरक्षण दे सकते हैं। और इसके बारे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जब बात करी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हलफनामे में लिखा कि हम किसी भी स्टेट को आरक्षण में, प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये राज्य सरकार के अधीन है। और तब हम लोगों ने इस पर बात करनी शुरू करी। लेकिन आशुतोष जी, ये तो वही बात हमारी क्या है, लेकिन इसमें एक चीज और समझने वाली है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं समझ रही होगी? हमको इस बात पे भी सोचना है। अभी हाल ही में चिराग पासवान के जो चाचा जी हैं, जो सांसद भी हैं, उन्होंने इस बारे में कुछ संकेत दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इसके बारे में सोच रही है। 2-3 महीने पहले केशव देव मौर्य ने यह स्टेटमेंट दिया कि भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में नहीं है, लेकिन ये मुद्दे भटकाने की बात है, ये सब मोदी से डरते हैं। खैर, जो भी कहा, एक कहीं पे कहीं एक ऐसी सहमति दिखी। क्या वो, तो हमको ये भी सोचना है, सिर्फ क्या एक ही मुद्दे से लड़ाई लड़ी जा सकती है? नहीं, लड़ाई बड़ी है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को ऐलान भर कर देती है
तो क्या विपक्ष की सारी से मुद्दे खत्म हो जाएंगे? हमको लगता है कि 24 के इलेक्शन के लिए कई चीजों पे आके हम लोगों को एक साथ में आने पड़ेगा। उसमें से एक बड़ी गोंद, जैसा कि आपने कहा, ये हो सकती है, और ये आप कांग्रेस से बढ़ाइए, ये एक अच्छी पहल है। बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत, जब आशुतोष जी कह रहे थे तो आप शायद कुछ रिएक्ट करना चाहते थे उसके ऊपर, उस पर बात करें। लेकिन जब दक्षिण भारत से भी यही आवाज आ रही है और राहुल गांधी भी इसी बात को कह रहे हैं, नीतीश कुमार भी यही बात कह रहे हैं, आरजेडी भी यही बात कह रही है, इधर अखिलेश यादव भी यही बात कह रहे हैं, तो ये तो विपक्षी एकता का सबसे बड़ा सूत्र यही हो जाएगा और एक आइडियोलॉजिकल कवर भी उसको हो जाएगा। लेकिन उसका एक उल्टा ये भी है कि जब प्रधानमंत्री खुद ओबीसी तबके से आते हैं तभी कितना कारगर होगा। नहीं, 2002 में नए नए ओबीसी बने थे प्रधानमंत्री जी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने गोलबंदी बहुत अच्छी की है और 2019 के चुनाव में 44% ओबीसी मिला बीजेपी की पार्टी को। लेकिन आशुतोष जी जिधर बात कर रहे थे, हम लोग चूंकि पड़ोसी हैं तो बात करते रहते हैं कि इस एजेंडे को एक ठोस रूप देना पड़ेगा और इसके आगे चलना पड़ेगा। मसलन जो हम लोग ओबीसी की बात कर रहे हैं वो 90 के दशक में ओबीसी एक अलग रूप में था और आज एक अलग रूप में है। मतलब कि आज जो ओबीसी के भीतर की जो अपनी विभाजन है उसकी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। मतलब ओबीसी को मैं 4 कैटेगरी में बांट करके देखता हूं। एक वो है जो ओबीसी ब्राह्मण बनिया है और उसके लिए आप कुछ भी करें वो आपके साथ नहीं आ सकता। नंबर 2 ओबीसी की जो किसान जातियां हैं जिनका डोमिनेंस रहा है पिछले पॉलिटिक्स में, वो है। तीसरे नंबर पर वो आपकी शिल्पकार जातियां हैं। और ध्यान दीजिएगा, कुछ दिनों पहले ही नरेंद्र मोदी ने एक लंबा गेम खेल दिया है। विश्वकर्मा योजना लेकर के वो आ चुके हैं और 140 जातियों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है कि हम सबको व्यवसायी बनाना चाहते हैं। अब वो ठीक अच्छे धन की तरह का ही वादा है, लेकिन वो उसको एड्रेस कर रहे हैं। और चौथी कैटेगरी उसमें है सेवादार जातियों की। आपस के जो इनके अंतर विरोध है, अगर इनको एड्रेस नहीं किया गया तो मुझे लगता है कि ये जो गोलबंदी है वो इतनी मजबूती नहीं दिखाई पड़ेगी और वहीं बीजेपी सेंधमारी करेगी। इस मामले में उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से केवल एक व्यक्ति इस समय है जिसने एक बड़ा दांव खेला और एक बड़ी बात की, वो है चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी चीफ। और उन्होंने डिमांड की है कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको अतिरिक्त 15% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, माने 27% से अतिरिक्त, क्योंकि 50% की सीलिंग टूट चुकी है। तो जो सेवादार और शिल्पकार जातियां हैं उनको 15% रिजर्वेशन अतिरिक्त होना चाहिए। और राहुल गांधी ने इसमें वो बात जोड़ी दी है कि SC ST को उसकी आबादी के अनुसार। एक बात मैं और जोड़ दूं, पंकज जी यहाँ पे हैं, कांग्रेस को मैं मुफ्त में एक सलाह दे देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी इस समय निश्चित रूप से सामाजिक न्याय की राजनीतिक रूप में दिखाई पड़ रही है। उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समुदाय से आता है, उसके 3 मुख्यमंत्रियों में से 2 ओबीसी के। अगर वो उत्तर प्रदेश से मल्लिकार्जुन खड़गे को लड़ा दें और उसमें भी अमेठी लोकसभा सीट से लड़ा दें तो गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि सबसे कमजोर कड़ी उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में मल्लिकार्जुन खड़गे को अमेठी से लड़ाने का मतलब क्या होगा ये आप बखूबी समझ सकते हैं। तो ये दूसरा, अब और बहुत सारी चीजें हैं तो खैर उस पर कभी बात। तो पंकज जी, मुझे लगता है कि ये जो रविकांत जी का जो सुझाव है इसको आप पार्टी अध्यक्ष तक पहुंचाएंगे और कुछ चमत्कार देखने को मिले, ऐसा आप भी उम्मीद करेंगे और प्रोफेसर रविकांत भी उम्मीद करेंगे। बट डॉक्टर लक्ष्मण जी, यहाँ पे एक सवाल इस बात को लेकर ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खासियत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये है कि ओबीसी के अंदर भी यादव बनाम कर देते हैं, दलितों के अंदर जाटव बनाम कर देते हैं और पूरे समाज में हिंदू बनाम कर देते हैं। वैसे में ये जो कोशिश आज की तारीख में हो रही है सबको एक साथ लेने की, क्या ये कोशिश कामयाब हो सकती है हिंदुत्व के सामने, सरकारी जो उत्पीड़न है उसके सामने? देखिए आशुतोष जी, इस सवाल पे आने के पहले एक बात और कहनी जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी ने जो स्टैंड लिया है, कल मैं देख रहा था संजय सिंह आम आदमी पार्टी के वो भी समर्थन कर रहे थे, तो एक बदलाव की लहर दिख रही है। लेकिन मैं उस इतिहास को एक बार इसलिए दर्ज करना चाहता हूं जो 2010 और 11 का था। यूनानिमस डिसीजन था पार्लियामेंट में, इंक्लूडिंग बीजेपी। गोपीनाथ मुंडे उस समय जिंदा थे, मरहूम गोपीनाथ मुंडे,
और उन्होंने जाति जनगणना के समर्थन में बहस की। शरद यादव थे और तमाम नेता थे, जितने भी लोग थे। यूनानिमस डिसीजन हुआ, कांग्रेस पार्टी ने माना कि हम जाति जनगणना कराएंगे। और जब वो फाइनल नोटिफिकेशन आया तो वो जो सेंसस कमिश्नर वाला पूरा लॉट है, उसमें उसके तहत न होकर के अलग से एक जनगणना हो गई, सामाजिक, जातिगत और आर्थिक जनगणना। तो ये उसके आंकड़े की बात हो रही है। ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसको भी हमें सजग करना होगा। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि ये केवल ओबीसी की बात करना है, लेकिन अच्छा ये हुआ कि इस बार की डिबेट में इस बात को केवल ओबीसी, जैसे बीजेपी के कई नेता ये कहते हैं कि हम ओबीसी जनगणना कराएंगे, हम ये कहते हैं कि नहीं, सबकी जनगणना। तो अच्छा है कि ये डिबेट में आया है कि सबकी गिनती होनी चाहिए और सेंसस कमिश्नर के उस पूरे अनुच्छेद के तहत होनी चाहिए। और आखिरी बात कि निश्चित रूप से बीजेपी चाहेगी कि ये सब हो। देखिए, यादव वर्सेस नॉन यादव, जाट वर्सेस नॉन जाट हरियाणा में किया, जाटव वर्सेस नॉन जाटव किया। लंबी राजनीति है, जहां जो ताकतवर संख्या के लिहाज से है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, जिस भी लिहाज से होगा वही लड़ेगा और वही गलती भी करेगा। इसलिए उसके खिलाफ भड़काना कई अर्थों में फायदेमंद होता है। एक तो उसको आप उसके भरोसे को तोड़ दें, समाज में उसको बदनाम कर दें, तो लोग उसके साथ नहीं जुड़ेंगे। और ऐसा हुआ, बीजेपी ने इसको बहुत कामयाबी से किया है। तो एक तो ये बात। लेकिन मुझे ये कहना है कि पिछले 9 साल में बाकी लोगों ने भी तो ये देखा कि आपने जिसको भड़का करके हमसे वोट लिया, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में अगर 4.81% रिजर्वेशन ओबीसी को मिला तो उसमें तुम्हारे सब गए ना। तो ये जो ये वाली चाल है, ये बहुत दिन तक नहीं चलती है। अब इसमें दूसरे काम करना होगा इन पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को, समाजवादी पार्टी, आरजेडी या कांग्रेस, ये जो भी हैं, इन लोगों को ये करना होगा कि इस खाई को भरने के लिए आप भी अपने लेवल पर काम करना शुरू कर दें, इन सारी जातियों के नेताओं को। क्योंकि देखिए, अब जाति की चेतना बड़ी है। मंडल बनाम मंडल की राजनीति का पहला फेज ये था कि मंडल की राजनीति बिल्कुल आगाज था, तो उसमें जो भी लीडर बुलंदी से खड़ा हुआ, उसके पीछे सारे लोग खड़े हुए। लेकिन चेतना नीचे तक गिर जाती है तो सामाजिक राजनीतिक हसरत बनती है। तो सबकी हसरत को पूरा किया जाए, सबको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, सबको ये भरोसा दिलाया जाए। जैसे प्रोफेसर रविकांत ने चंद्रशेखर आजाद की बात कही, मैं ये बात क्यों दोहरा भी रहा हूं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद दलित कम्युनिटी से आने के बाद भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के बावजूद जितनी बुलंदी से ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा संदेश है जिसमें आप दिखता है कि सबके लिए। इसलिए अखिलेश यादव जी को, चाहे बिहार में आरजेडी हो, इन लोगों को प्रमोशन में रिजर्वेशन वाले स्टैंड को और क्लियर करके उन लोगों के बीच और जा करके अपने भरोसे को और कायम करना है। क्योंकि बीजेपी केवल भरोसा नहीं जीतती है, वो भड़का करके बहुत सारा काम कर लेगी। और आखिरी टिप्पणी केवल इतनी, जाति जनगणना के अलावा इस समय कोई दूसरा मुद्दा नहीं है जो विपक्ष को एकजुट करे, जो राष्ट्र को ये बात समझाए कि भाई हम किसी चीज को बढ़ाने, बिगाड़ने, तोड़ने, किसी का हक छीनने या किसी को दुश्मन बनाने की बात ही नहीं कर रहे। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव अगर जाति जनगणना पे होता है तो ये देश के लिए बहुत फायदेमंद होगा और ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों को समझना होगा। शुक्रिया। ठीक है। सुनील शुक्ला जी, अब आखिरी लास्ट कमेंट आपसे। ये जो कांग्रेस पार्टी को इसका वाकई में फायदा मिल सकता है, क्योंकि एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है, जब तक कांग्रेस पार्टी यूपी और बिहार में अपने पुराने जनाधार को, अपनी पुरानी सीटों को नहीं जीतेगी, और इन दोनों को मिला के 120 सीटें हैं, तब तक कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर आ भी जाए तो भी उतनी मजबूत कभी नहीं हो पाएगी जितनी कि उसके 1989 के पहले मजबूत थी, या मंडल कमीशन लगने के पहले मजबूत थी। क्या उस दिशा में बढ़ा हुआ ये कदम वाकई में कांग्रेस के लिए एक नई जमीन खड़ी कर पाएगी या नहीं खड़ी कर पाएगी? सुनील जी, अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा। केवल कांग्रेस के लिहाज से इसको न देखा जाए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ साथ जो इन जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पार्टियां हैं, वो अगर वो भी मजबूत होती है तो कम से कम बीजेपी कमजोर होती है। आज की तारीख में 2024 के मद्देनजर ये आवश्यक है कि बीजेपी कमजोर हो, और बीजेपी को इन मुद्दों के आधार पर कमजोर किया जा सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।